आज की चर्चा। बुधवार 4 फरवरी और आज की चर्चा का कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस पर लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। अब तो आपको याद दिला दें कि आज हम मना रहे हैं विश्व कैंसर दिवस। इसी के उपलक्ष्य में आज का ये कार्यक्रम आधारित है। और आज बिल्कुल हम जैसे कि जानते हैं, समाज में कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो दीमक की तरह फैलती जा रही है। धीरे धीरे करते हुए कई सारे लोग इसके चपेट में आ चुके हैं। क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी जानकारी हैं जिसकी हमें कोई नॉलेज नहीं है, और इसी के कारण हमारे साथ कई बार होता है ना कि कैंसर एक ऐसा स्लो पॉइजन है कि धीरे धीरे करता हुआ वो फैलता जा रहा है, और जब हमें पता चलता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। इसी कारण चलिए आज का ये कार्यक्रम हम लेकर आए हैं, और आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं एक्टिंग एनसीडी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर फ़ाइज़ा हीरा, जो स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़ी हुई हैं और आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुई हैं। डॉक्टर हीरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आदाब। और आज के इस कार्यक्रम में हम ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, जो महिलाओं में बहुत ही बड़ी मात्रा में पाया जाता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और जब हम मॉरिशस की बात करते हैं तो डॉक्टर जी, पहले तो हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि अगर आप हमें बता सकें स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं इसके विषय में। हर साल मॉरिशस में ब्रेस्ट कैंसर न्यू केसेस जो हैं 600 न्यू केसेस पाए जाते हैं, और सर्वाइकल कैंसर्स के हर साल 98 जैसे 2020 के स्टैटिस्टिक के हिसाब से हमें 98 न्यू केसेस मिला है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और जैसे धीरे धीरे करता हुआ ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है। हाँ, ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो इसीलिए हमें अच्छी तरह से जानना चाहिए। प्रिवेंशन, जैसे हमें पता है प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्यूर, तो इसीलिए सबको सावधान होना चाहिए। ख़ास तौर पे जिसके फैमिली में कैंसर हैं, कोई भी कैंसर्स जो हैं, तो वो अपनी रेगुलर स्क्रीनिंग करना ज़रूरी है, और ये उम्र पे डिपेंड नहीं करता है। तो बच्चे से बूढ़े तक इसको बिल्कुल भी जैसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कभी भी हो सकता है, और जैसे आपने बताया है एक कैंसर बहुत धीरे धीरे डेवलप होता है, तो ऐसे 20 years में 10 years में, तो ये धीरे धीरे, और शुरू में ये एसिम्प्टोमेटिक हैं, तो इंसान को कुछ नहीं होगा। कोई सिम्टम नहीं होगा। अक्सर लोग जब कोई सिम्टम है, कोई बीमार है, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है, तो शुरू में हो सकता है कि कोई भी सिम्टम ना हो, और जब ऑलरेडी स्टेज 3rd स्टेज या 4th स्टेज में पहुंच गए, तब सारे कॉम्प्लिकेशन एक साथ हो जाता है। तो डॉक्टर जी, पहले तो हम जैसे आज सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर की बात करेंगे, धीरे धीरे करते हुए हम इस टॉपिक को डेवलप करते हैं। तो पहले तो हमें ये ज़रूर बताइए कि ये जो ब्रेस्ट कैंसर है ये होता कैसे है और इसके लक्षण क्या है। तो जो ब्रेस्ट कैंसर है वो एक लंप होता है जो ब्रेस्ट में ब्रेस्ट टिश्यू के अलावा एक एबनॉर्मल लंप होता है। तो ये जो कैंसर टिश्यू है ये क्यों डेवलप होता है एक शरीर में, तो इसके बहुत सारे कारण हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक नॉर्मल सेल अगर हम लेंगे तो वो अच्छी तरह से अपने हिसाब से डेवलप होगा, बिल्कुल। लेकिन अगर कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर्स उस पे आ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ले पोल्यूशन, एग्जॉस्ट फ्यूम में बहुत सारे हैवी मेटल्स हैं, और आपने देखा ही है हमारे मॉरिशस में कितने सारे गाड़ियाँ हैं, कितने सारे पोल्यूशन हैं। तो जब हम ये इनहेल करते हैं तो ये सब हैवी मेटल्स हमारे शरीर में आ जाता है, तो ये मिक्रोसेल्यूलर लेवल पर चले जाते हैं। तो ये जो हैवी मेटल्स है वो कंबाइन होता है हमारे सेल्स पे, तो ये अबनॉर्मल डेवलप होता है। इसके हिसाब से कभी कभी हम डिटेक्ट करते हैं पाल्पेबल, अगर हम एक महिला को एग्जामिन करते हैं तो हम पाल्पेट करेंगे तो देखेंगे, कभी कभी इतना छोटा है या पाल्पेबल से नहीं होता, तब हम मामोग्राफी करते हैं, हम एकोग्राफी करते हैं, तब हमें पता चलेगा।
तो एक कारण है जैसे मैंने बताया हेवी मेटल्स, दूसरा कारण है रेडिएशन। आजकल हम रेडिएशन के हमारे चारों तरफ रेडिएशन है, जैसे मोबाइल में वाईफाई और वो स्मार्ट टीवी, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, जो माइक्रोवेव हैं, तो सब के रेडिएशन हैं। तो ये सब हमारे शरीर पे, जैसे हमारे सेल्स पे उसको असर करता है और वो सेल अबनॉर्मली ग्रो करता है। तो इसी एक दूसरा कारण है। तीसरा है जो जिसके फैमिली में है, तो वो जैसे बचपन से हैं, दे आर बोर्न विद दैट। तो ये हम बदल नहीं सकते हैं, जो हेरेडिटेरी है ये हम बदल नहीं सकते हैं। तो इसीलिए हमने बताया है कि स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी ना कभी उनको हो सकता है, कैंसर हो सकता है। अगर फॉर एग्जांपल फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर है, तो उस इंसान को एक दूसरा कैंसर हो सकता है, मतलब कैंसर होने की संभावना बढ़ जाता है। और तीसरा है जो भी हमारे सब्सटेंस अब्यूज़ हैं, जो है स्मोकिंग, हम लंग कैंसर होते हैं। तो आजकल ज़्यादा यंग को लंग कैंसर हो रहा है, वो स्मोकिंग की वजह से। तो इसीलिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने हर रीजनल हॉस्पिटल में एक स्मोकिंग सेसेशन क्लिनिक रखाया गया है, ताकि हम लोगों की मदद कर सके, उनको बता सकते कि ये स्मोकिंग कितना बुरा है उनके शरीर को। और सिर्फ लंग कैंसर नहीं, जहाँ पे भी वो धुआं जाता है, जैसे मुंह, गला, जहाँ पे भी जाता है, इवन ब्रेस्ट कैंसर, स्मोकिंग कैन कोज दोज हु स्मोक हाई रिस्क। आपके घर में भी अगर कोई स्मोक कर रहा है तभी आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। सेम है, अगर कोई खुद स्मोक कर रहा है या कोई घर के सदस्य वो स्मोक इनहेल कर रहे हैं, दोनों का रिस्क सेम है टू गेट द कैंसर। जो पैसिव स्मोकिंग हम बोलते हैं ना, सेम है, और बच्चे के लिए भी सेम है। तो और वो स्मोकिंग वो सर्वाइकल कैन कोज सर्वाइकल कैंसर एज वेल। तो यानी महिलाएं जिनके घर में जो पुरुष भी अगर स्मोक कर रहे हैं, तब भी आपको कैंसर के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाता है। तो ये सब हम बदल सकते हैं, जैसे स्मोकिंग। और जैसे मैंने बताया है, हमारा ट्रीटमेंट है, हम लोगों को निकोटीन पैच देते हैं, उनको काउंसलिंग देते हैं, और वो देखते हैं कि क्या कारण है कि वो स्मोक कर रहा है। कुछ लोग बहुत स्ट्रेस हैं, कुछ लोग के फैमिली इश्यूज़ है। तो ये हम सब इस पे वर्क करके हम उस पेशेंट है, उस इंसान को हम मदद करते हैं। तो जो भी हमारे पास आते हैं, तो उसको हम बहुत अच्छी तरह से काउंसलिंग देते हैं। फिर हमारे पैच है, निकोटीन पैच है, क्योंकि वो स्मोकिंग में अपार्ट फ्रॉम निकोटीन 7000 केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कैंसर कोज करता है, जैसे tar है, एसीटोन है, तो डिटर्जेंट है। तो ये सब 7000, तो जब वो निकोटीन डिपेंडेंसी क्रिएट करता है, और वो जो सब 7000 केमिकल सब्सटेंस वो कैन कोज कैंसर। तो हम वो डिपेंडेंस को ट्रीट करता है। इट्स नॉट ईजी टू रिमूव डिपेंडेंस फ्रॉम किसी इंसान से। तो इसीलिए उसको ग्रेजुअली हम उनकी मदद करते हैं। हम उनको प्योर निकोटीन देते हैं इन फॉर्म ऑफ पैच और च्युइंगम है, फिर अदर ड्रग्स भी हैं। और ये ट्रीटमेंट कितने समय तक चलता है डॉक्टर? ये ट्रीटमेंट 3 मंथ चलता है। तो हर वीक या हर 2 वीक में हम उस इंसान को देखते हैं। तो मेरा दरख्वास्त है, जिसको भी जिनको भी जो स्मोक कर रहा है और उनको नहीं पता है कहाँ जाना है, तो उनके हॉस्पिटल में जाइए। और जैसे मेरे रीजन में ईव कॉटर पे भी है, कॉन्डोस हॉस्पिटल में है, और हर हॉस्पिटल में है, पाया जाता है। 5 रीजनल हॉस्पिटल में पाया जाता है। ओके, तो जैसे हम स्तन कैंसर की जब हम बात करते हैं, तो ये लगभग किस उम्र में होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं? जब हर महिला के कभी भी हो सकता है। जैसे मैंने बताया है, ये धीरे धीरे
आता है। यानी जब एक जब यंग लड़की है, मान लीजिए वो उनके पीरियड्स उनके शुरू हो चुके हैं 14 इयर्स 15 इयर्स के बाद, उनको भी होने की संभावनाएं हो सकती, उनको भी होने की संभावना है। और इसलिए हम स्तनपान के एंकरेज करते हैं महिला को, क्योंकि स्तनपान जो करते हैं वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है इन सब कैंसर से, और अपने बच्चे को भी वो प्रोटेक्शन देता है। तो महिला के कोई भी उम्र हो सकता है। यानी ब्रेस्ट फीड के लिए एनकरेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल देखा गया है कि ज़्यादातर हम बॉटल फीड को बहुत एनकरेज कर रहे हैं, बहुत यंग एज में बच्चों को बॉटल फीड दे रहे हैं, जो कि आगे जन्म से ही पहले दिन से तो ये आपके बच्चे की इम्यूनिटी को भी कम करेगा, और साथ ही साथ महिलाओं को इसका रिस्क बहुत ज़्यादा। जो पहला दूध निकलता है वो कोलेस्ट्रॉम जो है वो बच्चे का पहला वैक्सीन माना जाता है। उसमें सब एंटीबॉडीज, लिविंग सेल्स हैं जो उस बच्चे को प्रोटेक्ट करते हैं। ख़ास तौर पे जब कोविड था तो बच्चे को तो हम वैक्सीन नहीं दे पाते, बेबीज़ को, तो थ्रू द मदर, थ्रू ब्रेस्ट मिल्क उनको ये सब प्रोटेक्शन मिल रहा था, और एंटीबॉडीज जो मदर में हैं थ्रू देयर मिल्क बच्चे को मिल रहा था। तो एक महिला को, जैसे अगर आप जैसे बता रहे कि वो बिल्कुल सिम्टम्स नहीं देता है, तो एक महिला को पता कैसे चले कि उनके ब्रेस्ट में एक लंप जैसा फॉर्म हो रहा है, या क्या चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं? तो इसलिए जैसे हर महिला को अपना शरीर जानना चाहिए। बिल्कुल। कभी कभी होता है कि वो ब्रेस्ट टिश्यू कभी कभी लंप बन जाता है, ब्रेस्ट टिश्यू, नॉर्मल टिश्यू, ये डिपेंड करता है अपने हार्मोनल चेंजेस से, जैसे उनके पीरियड या ओव्यूलेशन या उनके मेंस के नियर 2-3 दिन, तो सब डिफरेंट है। तो हर महिला को जानना है उनके पीरियड, उनके डेट्स और क्या क्या सिम्टम हो सकता है। तो ये नॉर्मल है। अगर थोड़ा सा लंप पाल्पेट कर रहा है फिर मेंस के बाद वो गायब हो गया है तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर एक है परसिस्टिंग है तब डॉक्टर के पास दिखाना पड़ेगा। इसीलिए रेगुलरली महिला को खुद पाल्पेट करना पड़ेगा, सिर्फ अपने ब्रेस्ट को नहीं लेकिन आर्मपिट के हाथों के नीचे, मतलब हाथों के नीचे बगल में भी उनको चेक करना है, क्योंकि कभी कभी वो ब्रेस्ट में वो लंप नहीं है लेकिन वो लिम्फ नोड जो है वो एनलार्ज होता है वो बगल में। तो ये एक मामोग्राफी में दिखता है। तो डॉक्टर हीरा, हमने कई बार सुना भी है कि ब्रेस्ट कैंसर केवल महिलाओं में नहीं पुरुषों में भी पाया जाता है, तो इसमें क्या तथ्य है, क्या फैक्ट है, और ये कहाँ तक सत्य है? हाँ, ये काफ़ी रेयर है, लेकिन होता है कभी कभी। हाँ, लेकिन रेयर है, खास तौर पे महिला का होता है। आज की चर्चा। आज की चर्चा का कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस की लहरों पर, और आज हम बात कर रहे हैं विश्व कैंसर दिवस के उपलक्ष्य में रखा हुआ आज का ये कार्यक्रम ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर। और यहाँ पर हमारे साथ है डॉक्टर हीरा, जो कि कैंसर के विषय में ही हमारे साथ बात कर रही हैं। और जब हम स्तन कैंसर की बात करते हैं तो महिलाओं में ये बहुत ही बड़ी मात्रा में पाया जाता है और बहुत ही बड़ी मात्रा में ये फैल रहा है। और जैसे डॉक्टर ने अभी थोड़ी देर बताया कि उसका कोई सिम्टम नहीं है, ये जान नहीं सकते हम। अर्ली स्टेज में अगर डिटेक्ट कर भी लेते हैं तो उसे हम एटलीस्ट कंट्रोल में ला सकते हैं, पर अगर ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है तो बहुत मुश्किल, कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अच्छी बात ये है कि अब मॉरिशस में स्क्रीनिंग उपलब्ध है, यानी आप ज़रूरी नहीं है कि आपको कैंसर हो ही, आप यूं ही जाकर अपना एक चेकअप करवा सकते हैं। और इसी पर आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर जी, अभी आप थोड़ी देर पहले जब लंप की बात कर रहे थे, साथ ही साथ डिस्चार्ज की बात कर रहे थे, इस पर थोड़ा सा ज़्यादा विस्तार दें। तो वो लंप जो है वो पेनफुल हो सकता है या कोई भी पेन ना भी हो। तो जब पेनफुल है तो तब लोगों को इसको सीरियसली लेते हैं। ये है, फिर वो निपल डिस्चार्ज हो सकता है, तो निपल से जैसे सिक्रीशन हो सकता है,
जैसे येलो कलर के डिस्चार्ज हो सकता है, वो खून हो सकता है थोड़ा बहुत, और वो स्किन, वो ब्रेस्ट के स्किन टेक्सचर भी बदल जाता है, वो कलर बदल जाता है। कुछ लोग डर के मारे डॉक्टर के पास नहीं जाता है, तो जब हमारे पास आते हैं तो वो स्किन एकदम जैसे ऑरेंज के स्किन की तरह बन जाता है। तो वो डर के मारे से नहीं आता है, और वो स्टेज जैसे एडवांस होने लगता है। तो बिल्कुल जैसे आपने बताया कि अब लगभग हर हॉस्पिटल में पाया जाता है जहाँ पर आप अपना स्क्रीनिंग करवा सकते हैं। तो हम सारे डिस्पेंसरीज में करते हैं और हॉस्पिटल में करते हैं, और कोई भी डॉक्टर, हमारे वो स्क्रीनिंग प्रोग्राम है ही, तो हमारा सेशन है हर हॉस्पिटल में, हर CHCs, AHCs और मेडिक्लिनिक्स में हमारा सेशन है। वो जो सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग है, जो हम पाप्समिया बोलते हैं, फोचिस जो हम बोलते हैं, और वो ब्रेस्ट स्क्रीनिंग भी होता है। तो ये हर जगह होता है। और अगर कोई भी अगर इस सेशन में नहीं आना चाहता तो कभी भी कोई भी डॉक्टर को दिखा सकते हैं। और जब हम कुछ abnormal palpate करते हैं तो हम उसको रिफ़र करते हैं सर्जन को। तो ये पैप्समिया या फिर जो स्क्रीनिंग है उसका समय कितना लगता है डॉक्टर? वो जो प्रोसीजर्स हैं वो बहुत जल्दी होता है, जैसे 15 मिनट्स। और ये पेनलेस है। बहुत सारे महिला बहुत डर जाता है ये सुन के। इट्स वेरी इजी, इट्स ए वेरी इजी सिंपल प्रोसीजर। तो डरिए मत, क्योंकि ये बहुत सिंपल है और पेनलेस है, दर्द भी नहीं होता है। ये मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत लोगों को ये पता नहीं सर्विक्स क्या है। तो सर्विक्स वो पार्ट है जो यूटेरस, लाकास बाबा जो हम बोलते हैं, उसके शुरू में जो है वो सर्विक्स है। तो हम वो फोर्सिस जब करते हैं तो वहाँ से हम थोड़ा सा वो सेल्स लेंगे। तो एक स्पैचुला है, एक स्पेशल स्पैचुला है, जैसे एक छोटा सा ब्रश है। हम वहाँ पे उसको सिर्फ ब्रश करेंगे, कुछ काटने कुछ ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ ब्रश करेंगे थोड़ा, फिर हम अपने स्लाइड में डालेंगे और हम उसको फिक्स करेंगे वो रिएजेंट से। फिर हम उनको माइक्रोस्कोप में देखेंगे, लैबोरेटरी में हम लैबोरेटरी में सेंड करेंगे। तो वहाँ पे वो लोग एग्जामिन करेंगे। फिर अगर कुछ है तो हम पेशेंट, हमारी रिपोर्ट आएंगे तो उस पेशेंट को हम कॉल बैक करेंगे। तो जैसे एकदम इजी प्रोसेस है और इसमें बहुत लोग डरते हैं इस प्रोसेस, बहुत महिलाएं घबराती हैं, हेजिटेट करती हैं। अगर कोई महिला उसका एक बुरा एक्सपीरियंस हुआ तो उसके बाद वो दूसरे को जाके बताता है कि बहुत पेनफुल है ये सब, फिर महिला डर जाती है। और तो अगर हम सर्वाइकल कैंसर के सिम्टम्स के बारे में आए तो ऑलमोस्ट ए लार्ज नंबर असिम्टोमेटिक, कोई सिम्टम नहीं है। तो अगर हम देखें विजुअली, अगर कोई महिला आए हम विजुअली देखें तो वहाँ पे थोड़ा सा इरोजन हो सकता है। इरोजन क्या है? जैसे कुछ घाव है, एक घाव है वहाँ पे सर्विक्स के, जो हम दिखते हैं, लेकिन वो नेसेसरी नहीं कि कैंसर है। कभी कभी इन्फ्लामेशन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो जो हम दिखते हैं हम लिख देते हैं, फिर हम वो ब्रश करके, वो जैसे मैंने बताया वो प्रोसीजर्स हम लैबोरेटरी को सेंड करते हैं। कभी कभी वो सर्विक्स क्लीन है, कुछ भी नहीं है, लेकिन रिजल्ट जब आता है तो देखता है कि कैंसरस सेल्स हैं, या अगर कैंसर कंफर्म है तो फिर वो कैंसरस सेल्स दिखेगा, या कुछ चेंज होगा, एटिपिकल सेल्स हुआ, जैसे हमने बोला ना वो सेल्स अबनॉर्मली ग्रोथ होगा। तो जैसे अबनॉर्मल ग्रोथ होगा तो इस महिला को जैसे इसको हम प्री कैंसरस सेल्स बोलते हैं, यानी अभी वो फॉर्म नहीं हुआ है पूरी तरह से, तो लेकिन अबनॉर्मल है, तो तब भी हम ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। यानी आप उसको इनिशियल स्टेज पर प्रिवेंशन करते हैं। तो हम गायनिकोलॉजिस्ट को दिखाएंगे, फिर
उसके हिसाब से वो अपने ट्रीटमेंट देगा। तो ट्रीटमेंट वहीं से शुरू होता है। तो डॉक्टर जी ये मान लीजिए नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कोई भी। मान लीजिए आप जब हम एक स्क्रीनिंग करते हैं या पैप्समिया का ही टेस्ट करते हैं, तो एक महिला अगर ये करती है तो कितने समय के बाद उसे दोबारा से रिपीट करना चाहिए ये टेस्ट? अक्सर 1 साल या 2 साल, डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी। अच्छा, अगर कुछ इश्यूज हैं तो वो खुद वो गायनिकोलॉजिस्ट को बताएगा रिपीट करने के लिए। और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि जो स्क्रीनिंग है ये हॉस्पिटल में तो होता ही है। हमारे AHCs, हमारे एक यूनिट है स्वास्थ्य मंत्रालय में, वो हेल्थ प्रमोशन यूनिट, वो हम खुद वर्क प्लेसेस में जाते हैं। जो भी रिक्वेस्ट आता है तो हम खुद जाते हैं, क्योंकि लोग बहुत बिजी हैं, बिल्कुल। काम छोड़ के अपने स्क्रीनिंग करने नहीं आएंगे। और जैसे मैंने बोला है कि अगर कोई सिम्टम है तब आएगा, वैसे तो नहीं। और अभी तो जैसे मैं समझती हूँ स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भी कई सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। कई सारे जगह जगह पर कैंप्स लगाए जाते हैं जहाँ पर लोग जाकर अपना स्क्रीनिंग करते हैं। और प्राइवेट में भी बहुत सारे जो करते हैं। तो हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय हम जब जाते हैं तो वो हाइपरटेंशन, वेट और डायबिटीज़ ये सब भी चेक करते हैं। और जो महिला इंटरेस्टेड है वो पैप्समिया और ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के, तब हम वो भी करते हैं। तो जैसे हम खुद जा रहे हैं उस महिला के पास, बिल्कुल। तो जब हम आते हैं तो प्लीज़ बिल्कुल, ये मैं समझती हूँ एक हैंड इन हैंड प्रोसेस है कि क्योंकि कभी कभी हम जाते हैं वहाँ पे जैसे 60 महिला काम करते हैं। जब हम जाते हैं तो वो लोग डर के मारे, कोई भी नहीं आता, हो सकता है सिर्फ 5 ही आए। हाँ, बिल्कुल। तो वो डर के मारे, क्योंकि उनको पता नहीं है प्रोसीजर्स कैसे हैं। तो डॉक्टर जी ये एक मेरे मन में सवाल आ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए अगर किसी महिला का मासिक धर्म चल रहा है, पीरियड चल रहा है, तो क्या उसके अंतराल में वो आके पैप्समिया करवा सकती है? वो पैप्समिया नहीं कर सकता। तो जो पैप्समिया हम करेंगे उसके कुछ रूल्स होते हैं जो मेंसेस में नहीं करते हैं। अगर 2-3 दिन पहले मेंस वो भी नहीं करते हैं। और उस महिला को सेक्सुअली एक्टिव नहीं होना है 2-3 डेज। और कोई भी जैसे स्पर्मिसिड ये सब भी यूज नहीं करना चाहिए प्रायर टू द टेस्ट। बिल्कुल। तो जैसे ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। चलिए आज के इस कार्यक्रम में अगर आप के मन में भी कोई ऐसा सवाल है, आप बेझिझक होकर आज के इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। 402-8085 नंबर है हमारा, 402-8085, जहां पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर हीरा है और जी हाँ, बताना चाहेंगी? हाँ, तो जो सर्वाइकल कैंसर है ना, वो एक वायरस जो उसको करता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो ये हमारे बहुत सारे टाइप्स होते हैं। बिल्कुल। तो 1-2 टाइप्स हैं जो कैंसर करते हैं। बिल्कुल। वो टाइप 16 और 18 है। अदर्स जो हैं वो ऐसे ही आके ठीक हो जाता है। जी। और इसके हिसाब से ये हम कैसे मिलता है इस वायरस से कांटेक्ट कैसे होता है, जैसे मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, तो ये एक रीज़न हो सकता है। और जो सेक्सुअली एक्टिव, बहुत यंग एज से सेक्सुअली एक्टिव होता है तो उनको हो सकता है। और जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हैं, तो अगर कोई इंसान को ऑलरेडी कोई बीमारी है जो उसके इम्यूनिटी लो है, तब उसको ये होगा। ये मतलब उनके रिस्क फैक्टर्स हैं। और इसी वजह से हमने स्वास्थ्य मंत्रालय ने वो वैक्सीन इंट्रोड्यूस किया मॉरिशस में। तो वो वैक्सीन हम पहले सिर्फ लड़कियां को करते थे। तो 9-10 इयर्स हम करते थे। तो इस उम्र, क्योंकि इससे पहले वो सेक्सुअल एक्टिव नहीं है, तो बिफोर दे आर सेक्सुअली एक्टिव वो वैक्सीन हम लगाया जाता है। अगर उसके बाद भी अगर कोई सेक्सुअली एक्टिव है कोई महिला, लेकिन वो करना चाहते हैं, ये वैक्सीन कर सकता है, क्योंकि ये वैक्सीन दूसरे स्ट्रेन के उसको प्रोटेक्ट करेगा। तो हम लड़कियों पे करते थे। और
बाद में देखा गया कि लड़कों को भी ये प्रोटेक्ट करता है, ये HPV वैक्सीन जो है वो, जैसे पेनाइल कैंसर, जैसे ओरोफारिंक्स, कैंसर ऑफ बेस ऑफ टंग, ये सब मेल में ये HPV वैक्सीन उनको प्रोटेक्ट करता है। तो इसके हिसाब से स्वास्थ्य मंत्रालय ने लड़कों को भी ये वैक्सीन देना शुरू किया है। तो ये तो जैसे बचपन में, जैसे आप बता रहे हैं कि 9 to 10 years, बिल्कुल, जैसे जो कह सकते हैं कि टीनेजर्स में जाने से पहले उनको ये लगाया जाता है, लेकिन जिन जिन बच्चों को ये वैक्सीनेशन नहीं लगा है, क्या उनके लिए कोई प्रावधान किया गया है? नहीं, जिसको नहीं मिला तो वो अपने रीजन में, अपने डिस्पेंसरी जहाँ पे वो बच्चे से वैक्सीन करते हैं ना, जी जी, ये वैक्सीन हम स्कूल में करते हैं, लेकिन जो मिस किया हम उनको अपॉइंटमेंट देते हैं जी। और ये कितने उम्र के, मिस नहीं करना चाहते? बिल्कुल। और ये किस उम्र तक लगाया जा सकता है? जो मिस किया है वो लगा सकते हैं। अच्छा। और जैसे मैंने बोला है, कभी भी कोई भी उम्र में लगा सकता है। अच्छा। क्योंकि जब करेंगे हो सकता है उस इंसान वो HPV वायरस से मुलाकात हुआ है जी। लेकिन जब वो वैक्सीन करेगा तो जो वैक्सीन जो एंटीबॉडीज उस वैक्सीन में है तो उस ट्रेंड, उस टाइप्स के उसको प्रोटेक्शन मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर हीरा, मैं ये भी पूछना चाहूँगी, क्योंकि मान लीजिए बच्चों ने वैक्सीनेशन लगा दिया है, कई सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि वैक्सीनेशन कर दिया अब तो हमें कैंसर होगा नहीं, और जैसे कई सारे आजकल यंगस्टर्स में भी स्मोकिंग का जो कहते हैं क्रेज़ है वो बहुत ही बड़ी मात्रा में बढ़ता जा रहा है। तो क्या ये जो वैक्सीनेशन किया गया है, क्या ये उनको आगे चलकर कैंसर से बचा सकता है, या अगर स्मोकिंग करते हैं तो नहीं, स्मोकिंग जैसे हमने बोला, जैसे वो जो रिस्क फैक्टर्स है ना उसको हम तोल नहीं सकते हैं। बिल्कुल, वो फैक्टर्स प्रेजेंट हैं, लेकिन अगर किसी को कैंसर हुआ तो हम ये नहीं बता सकेंगे कि किस वजह से है। बिल्कुल। जैसे मैंने आपको बोला है, हम सराउंडेड है पोल्यूशन से, कोई स्मोक कर रहा है, कोई अल्कोहल ले रहा है तो उसका रिस्क और ज़्यादा होता है। और जिसके डायबिटीज़ हैं, ये सब कोमोबिडिटीज़ जो है उस इंसान को और भी कमज़ोर बना देता है। सही बात है। हाँ, तो चलिए जी हाँ, आज हम जैसे ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर पर बात कर रहे हैं, पर कैंसर के बारे में हर एक जानकारी को प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक हो गया है। तो जैसे हम जब सर्वाइकल कैंसर की बात करते हैं तो डॉक्टर, सर्वाइकल कैंसर के चांसेस कितने होते हैं? मतलब किस उम्र की महिलाओं को ये कैंसर होने का चांसेस ज़्यादा रहता है? क्या केवल माताओं में जिन्होंने बेबीज़ को जन्म दिया है सिर्फ उनको ये होता है, या जो यंग एडल्ट जो है जी सब के हो सकता है जी। लेकिन जैसे मैंने बोला, जो प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं, प्रिवेंशन जो ले सकते हैं, जैसे स्मोकिंग नहीं करना है और ब्रेस्ट फीडिंग करना है, एनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग, तो ये सब महिला को प्रोटेक्ट करता है। अगर उसको जैसे होना है तो वो बाद में भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे वी आर एलिमिनेटिंग अदर रिस्क फैक्टर्स। बिल्कुल। और डॉक्टर जी, जैसे मान लीजिए किसी महिला को सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना है तो उसमें लक्षण क्या दिखाई देंगे? कैसे पता चलेगा? मान लीजिए उन्होंने पैप्समियर भी नहीं किया है तो कैसे पता चलेगा कि उसको एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो सकता है, उसको एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो सकता है, उसके मेंसेस में चेंज हो सकता है, उसको दर्द हो सकता है। तो ये सब सिम्टम्स, मेनली ब्लीडिंग, एबनॉर्मल ब्लीडिंग। तो जो हर महिला, जैसे शुरू में बोला है, हर महिला को अपना शरीर जानना है, कब उनका पीरियड है, कब ओव्यूलेट कर रहा है, कब मेंस है, नेक्स्ट मंथ फिर से। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब कोई डॉक्टर के पास जाता है ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सही। इसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि वाकई कुछ प्रॉब्लम है, इरेगुलर है या नॉर्मल है। बहुत ऐसी बार होते हैं कि स्ट्रेस हो गया है, जैसे एक महिला को एग्जाम्स हैं या कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ गया है जी, तो उसके हिसाब से वो मेंस थोड़ा इरेगुलर हो सकता है, तो ये नॉर्मल है। बिल्कुल। लेकिन कोई अगर कंटिन्यू रहता है ये, कोई भी खास कोई भी एबनॉर्मल मेंस हो तो ज़रूर डॉक्टर को दिखा, खास तौर पे जिसका जो महिला मेनोपॉज हो गया। मेनोपॉज क्या है? अगर 1 साल महिला को अपना मेंस नहीं मिला
तो वो मेनोपोज है। अगर 12 मंथ से कम, जैसे 8 मंथ में मिला, फिर बाद में 6 मंथ में मिला, इसको हम मेनोपोज नहीं बोलते, प्री मेनोपोज बोलते हैं। जी। लेकिन मेनोपोज जो है 1 साल नहीं मिला बिल्कुल, उसके बाद अगर उसको ब्लीडिंग हुआ तो ये बहुत डरावनी है। तो देयर इज ए हाई रिस्क के एक कैंसर हो सकता है। बिल्कुल। तो मान लीजिए अगर किसी महिला ने डिटेक्ट कर लिया कि उनको शायद ब्रेस्ट कैंसर है या शायद उनको सर्वाइकल कैंसर है, तो इसकी ट्रीटमेंट कैसे शुरू होती है डॉक्टर? तो जैसे मैंने बोला, हर लंप मालिग्नेंट नहीं होता है। कुछ वो लंप जैसे हमने डिटेक्ट किया, हम उसको रिफ़र करेंगे एक सर्जन में, हॉस्पिटल में। बिल्कुल। फिर सर्जन उसको एको करेंगे, एकोग्राफी करेंगे या मामोग्राफी करेंगे, फिर बायोप्सी करेंगे। अगर बायोप्सी हम सिर्फ थोड़ा सा सेल्स लेंगे उस लंप से, हम एनालाइज करेंगे कि कौन सी सेल्स हैं वहाँ पे। या अगर वो सेल्स काफ़ी नहीं है तो हम उसको पूरी तरह से रिमूव करेंगे। रिमूव करने से पहले हम वो बायोप्सी करते हैं, देखते हैं कि किस से ये मालिग्नेंट है कि नहीं। कभी कभी अगर मालिग्नेंट है तो कैंसर है, तो हम उसको प्री केमो देते हैं, प्री केमोथेरापी देते हैं सर्जरी से पहले। वो उस लंप को श्रिंक कर सकते हैं, फिर उसके बाद सर्जरी करते हैं, उसके आउटपुट ज़्यादा अच्छा है। तो वो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कौन सी स्टेज हो सकता है कि एक लंप है, हमने हॉस्पिटल भेजा, सर्जन ने देखा, सब टेस्ट किया, उसको सर्जरी किया, एक्सीजन किया और कुछ नहीं है, कैंसर नहीं है। तो सब लंप ज़रूरी नहीं है कि कैंसर है। तो डरिएगा मत, कोई भी स्मॉल या बड़ा लंप जो भी है आप डॉक्टर के पास दिखा दीजिए प्लीज़। क्योंकि ये अगर आपको डिटेक्ट हो जाता है कि भले वो कैंसरियस नहीं है, फिर भी उसको डिटेक्ट करके उसका इलाज करना। कभी होता है कि एक लंप ऑफ फैट्स होता है, बिल्कुल सिर्फ फैट्स होता है, बिल्कुल। और तो ये अच्छा है अगर फैट्स है, लेकिन जैसे मैंने बोला हर लंप कैंसर नहीं है। तो क्या नॉर्मल कोई भी लंप होता है उसकी ट्रीटमेंट भी की जाती है एट द सेम टाइम? अगर कैंसर नहीं है तो एक्सीजन में ख़त्म होता है, लेकिन फिर भी उस महिला को अपने आप को ऑब्जर्व करना है, रेगुलरली चेक करना है, खुद सेल्फ पाल्पेशन जो हम बोलते हैं करना चाहिए। तो ज़रूरी है बहुत, फॉलोअप कई सारे ज़रूरी लोग है। जब आप बता रहे हैं कि कई सारे लोगों को जब मान लीजिए अगर पता चल गया कि ठीक है कैंसरियस लंप नहीं है और वो यूं ही छोड़ देते हैं बिना उसको ट्रीट किए, तो क्या ये भी कोई मतलब एक तरह का खतरा बन सकता है आगे जाके? जैसे मैंने बोला है, बहुत सारे ख़ास तौर पे बुजुर्ग लोगों वो डर जाता है, वो नहीं बताता है, नहीं दिखाता है। तो जब हमारे पास आते हैं तो ऑलरेडी एक बहुत लेट हो चुका है। और अगर एक कैंसर है तो हम मास्टेक्टोमी करता है, अगर वो लंप मालिग्नेंट है तो हम मास्टेक्टोमी करता है। तो उस मास्टेक्टोमी भी अगर हो गया तो वो पूरा ब्रेस्ट निकालते हैं, और अगर लिम्फ नोड्स हैं ये सब भी निकालते हैं। तो कभी कभी वो रिकर करता है, वो कैंसर फिर आ जाता है, कभी कभी उस का में आ जाता है जो यानी मान लीजिए अगर वो डिस्कार्ड भी कर दिया, निकाल भी दिया, ऑपरेशन कर दिया, सारा कुछ हो गया, या दूसरे साइड में हो जाता है, या कोई कहीं और हो जाता है ओवरी में, ये सब। तो ये मतलब उसके रिस्क फैक्टर्स बहुत ज़्यादा है। फिर अगर वो कंफर्म है, जैसे हमने बोला मास्टेक्टोमी के बाद अगर कीमोथेरापी शुरू किया, उससे पहले प्री कीमो किया ऑपरेशन के से पहले, फिर ऑपरेशन, फिर उसके बाद हम कीमोथेरापी या रेडियोथेरापी करते हैं। और वो भी कीमोथेरापी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होता है, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं उससे, लेकिन ये ट्रीटमेंट ज़रूरी है। तो क्या इस ट्रीटमेंट के पहले कोई काउंसलिंग दी जाती है उनको और उनके फैमिली को, पेशेंट को और उनके फैमिली को? उनको प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो कीमोथेरापी जो है वो सिंपल ड्रिप की तरह होता है। अच्छा। हाँ, एक जैसे हम नॉर्मल ड्रिप है उसमें हम वो मेडिकेशन डाल देते हैं। जी। तो वो वर्ड जो है बहुत डरावनी है सबके लिए, सोचता है
क्या करेंगे ये सब। लेकिन वो जो मेडिसिन है वो बहुत जैसे उस कैंसर को मारना है, वो बिल्कुल, अगेंस्ट बिल्कुल। तो डॉक्टर जी, आज का ज़माना एआई का ज़माना है, तो क्या पहले के ज़माने में जो ट्रीटमेंट हुआ करती थी उससे कोई बदलाव आया है, कोई चेंजेस आए हैं? बहुत सारे बदलाव आया है, लेकिन हमारे मॉरिशस में है कुछ कुछ, लेकिन कुछ कुछ अभी आया नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक महिला को हम सर्जन ऑपरेट कर रहे हैं तो इंट्रा ऑपरेटिव उस लंप को, उस सेल्स को एग्जामिन कर सकता है, जस्ट टू हैव एन आइडिया किससे डील हो रहा है, इस मालिग्नेंट है कि नहीं। तो वो इंट्रा ऑपरेशन हिस्टोपैथोलॉजी हमारे पास नहीं है। और लेकिन जो है वो ऐसे इवॉल्व हो रहा है। बिल्कुल। तो चलिए, आज के इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर। खासकर कैंसर एक ऐसी बीमारी जो बहुत ही तेज़ी से फैलती जा रही है, और इसका कारण ये है कि हम में से बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते कि एक्चुअल रीज़न क्या है। और जैसे डॉक्टर हमें बता रहे हैं कि पोल्यूशन हो सकता है, स्मोकिंग हो सकता है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण हमारे जो शरीर में बदलाव आ रहे हैं और हम कई बार उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। यहीं पर हम बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। आज की चर्चा। आज हमारे प्रोग्राम में डॉक्टर हीरा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो चलिए जानते हैं कि लाइफस्टाइल का क्या प्रभाव पड़ सकता है हमारे जीवन पर। हाँ, तो लाइफस्टाइल जैसे मैंने बोला, हमारा डिफरेंट फैक्टर्स हैं कैंसर के, तो जो हम बदल सकते हैं हमें करना चाहिए। जैसे हमारा लाइफस्टाइल, फिज़िकल एक्टिविटी बहुत इम्पोर्टेंट है, और फिज़िकल एक्टिविटी से ओबेसिटी भी एक बहुत फैक्टर, रिस्क फैक्टर फॉर कैंसर जी। तो इसीलिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज अभी हम जैसे प्रेस्क्रिप्शन देते हैं मेडिसिन के, अभी हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं फिजिकल एक्टिविटी। एक नए प्लान है जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने लाया है, तो हम अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं फिजिकल एक्टिविटी जस्ट टू एनकरेज देम। फिजिकल एक्टिविटी से ये सब पूरा बीमारी का प्रोटेक्शन मिल सकता है, कैंसर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, मेंटल इश्यूज़, ये सब। तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छा है। ख़ास तौर पे हमारे बच्चे आजकल बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते क्योंकि देयर इज एडिक्शन टू सोशल मीडिया। तो बच्चे स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो हमें इसको टैकल करना चाहिए। आजकल हमारे बच्चे बिल्कुल खेलते ही नहीं हैं, और इसके कारण है ये सब सोशल मीडिया। ओबेसिटी बढ़ रही है, फास्ट फूड में समझते हैं, बढ़ रहे हैं, फास्ट फूड, दे लाइक फास्ट फूड मोर, अनहेल्दी फूड, प्रोसेस फूड। तो ये सब प्रोसेस फूड जो है उसमें बहुत सारे एडिटिव्स हैं, हमें खुद पता नहीं है उसमें क्या है। डॉक्टर जी, आप शुरुआत में जब हम ब्रीफिंग कर रहे थे तो आप कुछ ऑयल्स के बारे में बता रहे थे। तो ऑयल्स के बारे में, जैसे वो कुकिंग ऑयल है ना, जब हम उसको हीट करते हैं, कुक करते हैं, तो वो डिसइंटीग्रेट होते हैं। तो ये भी एक कारण है ये जो कंज्यूम करते हैं। तो कुछ लोग वो जो सलाद, ओलिव ऑयल सलाद में यूज़ करते हैं, वो दे यूज़ इट एज कुकिंग ऑयल, ये भी बहुत बुरा है। अच्छा। हाँ, तो वो कुकिंग जो है एक स्पेशल ऑयल है, पोमास हम बोलते हैं उसको, वो स्पेशल ओलिव ऑयल फॉर कुकिंग, वो यूज़ करना चाहिए। क्योंकि ये सब द रेस्ट, ये सब ऑयल, पाल्म ऑयल, ये सब जो है वो बहुत बुरा है हमारे शरीर में। ये ग्रेजुअली हमारे शरीर में जाता है, और जैसे हमने शुरू में बोला, वो सेल्स जो हैं वो अबनॉर्मल ग्रोथ होता है। तो उसके एक कारण है। और भी है कि फर्टिलाइजर्स, देयर इज ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स खेतों में, जो खेतों में है। तो अक्सर हम जब वो वेजिटेबल्स को खरीदते हैं तो हम इमीडिएटली उसको कुक करते हैं। तो ऐसे देखा गया है कि अगर उसको हम रख देते हैं 2-3 दिन रख देते हैं, तो वो जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स है वो डिसइंटीग्रेट हो सकते हैं। तो रिस्क, तो इस बेटर है वो लेवल ऑफ फर्टिलाइजर्स उसमें से कम हो जाएगा। और अपार्ट फ्रॉम फर्टिलाइज़र, अगर आपने देखा है तो हर जो वेजिटेबल्स हैं वो भी जैसे आर्टिफिशियल है, मैनिपुलेटेड है, हार्मोन है, ये सब। और चिकन में भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ये सब हार्मोन है।
तो अगर आप देखिए हमारे वेजिटेबल्स वो बहुत अच्छे हैं, तो लेकिन टेस्ट वाइज बिल्कुल टेस्ट नहीं है जैसे पहले सही का था। बात। तो ये सब कंट्रीब्यूट करता है, इसका रिस्क को बढ़ा देता है। हाँ, तो इसको डॉक्टर जी रिस्क- मेरा लास्ट क्वेश्चन ये होगा कि जो लोग कैंसर में से क्योर होकर आ जाते हैं, मतलब कहते हैं ना कि कैंसर को जीत कर वो लोग बाहर आए हैं, तो क्या उनकी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत नॉर्मल तरीके से वे बिताते हैं फिर? हाँ, जैसे सर्वाइवल रेट जैसे ब्रेस्ट कैंसर में 83% है, 3 ईयर सर्वाइवल रेट। जी। तो अगर जैसे हमने बोला शुरू में ही अगर हम डिटेक्ट करते हैं तो ये सर्जरी, केमोथेरापी, रेडियोथेरापी ये सब करके तो वो शख्स नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन उसका फॉलोअप कंटिन्यू होगा क्योंकि कभी भी हो सकता है, कभी फिर भी से वापस relapse आने हो के सकता है। chances हाँ, हो सकते हैं। लेकिन अक्सर लोग वो नॉर्मल जैसे दूसरे जिंदगी जी रहे हैं वैसे ही होगा। तो ये अर्ली डिटेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले हमारे पास इतने स्क्रीनिंग नहीं थे, तो वो सब अनडायग्नोज थे। जब स्क्रीनिंग है तब हमें इतने सारे केसेस हो रहा है, तो इस एक कारण है क्यों हमारे इतने सारे न्यू केसेस हैं, क्योंकि पहले स्क्रीनिंग करते थे नहीं। बिल्कुल। हाँ। तो डॉक्टर जी ये कहना आवश्यक हो जाएगा कि स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर या किसी भी प्रकार का कोई भी आपके मन में डाउट आ रहा है तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ये जो योजनाएं मिलती है या जो भी फैसिलिटीज, हॉस्पिटल में, मेडिक्लिनिक में ये सब फैसिलिटीज प्लस जो हेल्थ प्रमोशन यूनिट है वो खुद वर्क प्लेसेस में वो एनकरेज करते हैं लोगों को, करता तो है। इसका आप फ़ायदा उठाएं बिल्कुल। और जैसे डॉक्टर ने बताया सर्वाइकल कैंसर हो या ब्रेस्ट कैंसर हो, ये बिल्कुल भी स्क्रीनिंग या पैप्समियर जो है वो दर्द नहीं होता है। आप प्लीज़ आप जाएं और आपके नज़दीकी हेल्थ सेंटर में जाकर इसके लिए इंफॉर्मेशन लें और प्लीज़ आप इसे करवाएं ताकि ये इनिशियल स्टेज में डिटेक्ट हो पाए और कैंसर होने से पहले आप इसको कंट्रोल में ला सके। और जी, और वो स्मोकिंग ना भूलिएगा, बिल्कुल स्मोकिंग करना नहीं है, स्मोकिंग को भूलना है, स्मोकिंग को तो छोड़ना है। हमारे हॉस्पिटल में 5 रीजनल हॉस्पिटल में, फिर उनके सैटेलाइट AHC या मेडिक्लिनिक में भी होता है, तो डिपेंड करता है रीजन पे, तो ज़रूर आएगा वो, हम मदद करेंगे। चलिए, इसी के साथ हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, हमारी टेक्निकल टीम को धन्यवाद देना चाहेंगे, हमारे दर्शक श्रोताओं को धन्यवाद देना चाहेंगे और डॉक्टर हीरा को खासकर धन्यवाद देना चाहेंगे। इसी के साथ एक शुभ दिन की शुभकामना के साथ आज के इस कार्यक्रम को यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। नमस्कार, शुभ दिन आप सभी को। आज की चर्चा।